करते हैं कक्षा 10 विषय सामाजिक विज्ञान। और हमारा अध्याय चल रहा था भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं एवं नवीन प्रवृत्तियां। इसमें आज हम नवीन प्रवृत्तियां पढ़ेंगे। विशेषताओं के बारे में हमने ऑलरेडी पिछले 2 टॉपिक ले लिए हैं, अविकसित अर्थव्यवस्था की विशेषताएं और विकासशील अर्थव्यवस्था की विशेषताएं। दोनों ही मैंने अच्छे से समझा दिए हैं, आप इसलिए वीडियो देख लें बच्चों। और उसके बाद हम आगे का आज का जो टॉपिक है वो शुरू करते हैं। तो नमस्कार बच्चों और प्रणाम सभी को। अपने टॉपिक पर आते हैं और हमारा जो लेसन है नवीन प्रवृत्तियों में आज का बहुत इम्पोर्टेंट लेसन है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो प्लीज़ आप वीडियो पूरा देखें और बिल्कुल ध्यान से सुनने से आपको टॉपिक जल्दी से समझ में आएगा। तो नवीन प्रवृत्तियों विकासशील अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ चुके हैं। नवीन प्रवृत्तियों में आर्थिक सुधार पढ़ेंगे आज हम। और स्वतंत्रता से शुरू करते हैं। स्वतंत्रता के बाद भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था तथा नियोजित विकास की नीति अपनाई गई थी। तो पहले मैं पढ़ लेती हूँ, फिर मैं आपको समझा देती हूँ। सार्वजनिक क्षेत्र को प्रभावशाली स्थान दिया गया तथा निजी क्षेत्र को नियंत्रण के अधीन रखा गया। 1950 से 1990 के दौरान जो है वो अर्थव्यवस्था का संचालन व प्रबंधन इसी प्रकार होता रहा। तीनों ही पंक्तियां मैं आपको समझा देती हूँ। स्वतंत्रता से शुरू करते हैं। स्वतंत्रता दिवस निकला है हमारे 15 अगस्त 1947 के बाद भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था और नियोजित विकास की नीति अपनाई गई थी। मतलब 1950 से लेकर 1990, क्योंकि ये 2-3 साल तो हमें व्यवस्थित होने में ही लगे थे। तो अर्थव्यवस्था पर हमने शुरुआत की थी। और नियोजित विकास कहते हैं बेटा, नियोजित का मतलब होता है प्लानिंग करना और नियोजन करना, यानी प्लानिंग करके हमने विकास की नीति, जिसमें हमारी जो 5 वर्ष की योजना बनती थी, 5 वर्षीय योजनाएं जो अभी कुछ साल पहले ही बंद हुई थी। तो 5 वर्षीय योजनाओं के तहत हमने मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिश्रित यानी मिली जुली, जितने भी अच्छी बातें थी वो हमने मिलजुल कर अर्थव्यवस्था को नियोजित किया था। इसमें हमने सार्वजनिक क्षेत्र को प्रभावशाली स्थान दिया, क्योंकि निजी क्षेत्र यानी निजी कंपनियों को हमने नियंत्रण में रखा। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों के अधीन हम रह चुके थे और उससे हमने ये सबक लिया था कि सरकार जो है, यानी हमारे देश की जो सरकार है, उसी के अधीन हम कार्य करेंगे, अर्थव्यवस्था को रखेंगे, निजी क्षेत्र को बहुत कम अधिकार देंगे और नियंत्रण में रखेंगे। तो 1950 से 90 के दौरान यही प्रबंधन हमारा रहा। उम्मीद है आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। तो हम आगे ये आप वापस एक बार और पढ़ लेना किताब में, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और वीडियो भी अगर आप 1-2 बार देखोगे तभी इस चीज़ को अच्छे से समझ पाओगे। लेकिन इन व्यवस्थाओं से सरकार के व्यय उसकी प्राप्तियों से लगातार ऊंचे बने रहे। इनकी पूर्ति हेतु सरकार बढ़ती मात्रा में ऋण लेती जा रही थी। इन खर्चों को के व्यय उसकी प्राप्तियों से लगातार ऊंचे बने रहे। मतलब ये जो व्यवस्था बनी रही, इसमें सरकार का जो व्यय है यानी जो खर्चा है वो उसकी आय से, यानी उससे जो प्राप्त हो रहा था वो ज़्यादा रहा। तो इनकी पूर्ति है तो सरकार बढ़ती मात्रा में ऋण लेती जा रही थी। एक परिवार की तरह आप सोचें कि एक परिवार में भी अगर खर्चा ज़्यादा है बच्चों और वहाँ आय कम है, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? जब ज़रूरत होती है तो ऋण लेना पड़ता है। तो इन खर्चों को नियंत्रित करने तो कोई आर्थिक प्रयास नहीं किए गए। सरकारी नीतियों में राजकोषीय अनुशासन का भाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता था। जो सरकारी नीतियाँ थी 1990 तक, उसमें राजकोषीय अनुशासन था। तो ये भी आपके एक छोटा क्वेश्चन बनता है कि राजकोषीय अनुशासन किसे कहते हैं। इसका तात्पर्य सरकार की उन नीतियों तथा प्रयासों से है जो सरकारी घाटे तथा सरकारी ऋणों के भार को कम करने हेतु अपनाए जाते हैं। यानी हमने कहा कि व्यय ज़्यादा हो रहा है, इसका मतलब घाटा ही हो रहा है बच्चों। तो घाटा जो है वो कैसे कम होगा? तो हमें प्रयास करने होंगे, सरकार प्रयास करेगी ना। तो ये इन भार को कम करने के लिए जो प्रयास किए जाते हैं वो ही राजकोषीय अनुशासन कहलाता है। तो आप बिल्कुल क्लियर समझ लें, ताकि यहाँ आगे जब हम पढ़ेंगे तो हम मैं डायरेक्ट शब्द का ही प्रयोग करूँगी, वहाँ अर्थ नहीं बताऊँगी। तो व्यापार घाटा किसे कहते हैं? व्यापार घाटे का मतलब एक देश के आयातों का, आयात यानी लेना का उस देश के निर्यातों पर आधिक्य उसका आर्थिक माप है। नॉर्मली घाटा किसे कहते हैं हम जानते हैं, यानी हम जो ले रहे हैं है ना, वो अगर ज़्यादा है, आयात मतलब हम कोई वस्तु खरीदना आयात कहलाता है दूसरे देशों से। और जब हम अपने देश से दूसरे देश को वस्तु देते हैं, बेचते हैं, तो उसे निर्यात कहते हैं। लेकिन गणित का आप सूत्र लगाइए कि आयात माइनस निर्यात। तो अगर निर्यात हमारा जो है
निर्यात कम है और आयात ज़्यादा है तो हमारा जो पैसा है वो बाहर जा रहा है ना। हम ज़्यादा वस्तुएं लोगों से खरीद रहे हैं तो हमारा जो पैसा है, जो विदेशी मुद्रा है, वो जा रही है बाहर। तो इस तरह से हमारा घाटा हो रहा है ना बच्चों। तो यहाँ समझ में आ रहा होगा। अब 1950 से 90 की जो आर्थिक नीतियों से उत्पादन की जो धीमी वृद्धि, अत्यधिक सार्वजनिक व्यय तथा अन्य कारणों ने जो महंगाई या मुद्रास्फीति का सामान्य अर्थ महंगाई होता है बच्चों, इसकी समस्या उत्पन्न कर दी थी। तो इन सभी चीज़ों के कारण भारत का भुगतान संतुलन प्रतिकूल बना रहा तथा विदेशी मुद्रा भंडार बहुत कम हो गया। नॉर्मल भाषा में मैं आपको बताऊं तो जैसे हमारे परिवार का घाटा हो गया है ना, हम चीज़ें खरीद रहे हैं तो इससे क्या है कि हमारा पैसा बाहर जा रहा है और हम ज़्यादा से ज़्यादा निर्यात नहीं कर पा रहे हैं, यानी अपनी चीज़ को बेच नहीं पा रहे हैं। तो ये जो नीतियाँ हैं इससे क्या हुआ, हमारे उद्योग धंधे बिल्कुल कम पड़ गए, हमारा जो व्यय है वो बढ़ गया। तो इससे क्या है, मुद्रास्फीति बढ़ गई, यानी महंगाई बढ़ गई। तो भुगतान संतुलन जो है वो भी डगमगा गया। भुगतान संतुलन का मतलब यही होता है, आयात और निर्यात में जो अंतर आता है वो भुगतान संतुलन कहलाता है, जिसे हम आगे पढ़ेंगे। तो विदेशी मुद्रा भंडार भी बहुत कम हो गया। भुगतान संतुलन को पढ़ लेते हैं बच्चों। भुगतान संतुलन जो है वो नॉर्मल भाषा में मैंने अभी आपको बताया, जिसे एक देश का शेष विश्व के साथ, है ना, एक देश यानी भारत का दूसरे पूरे विश्व के साथ एक वर्ष में समस्त लेन देन का जो संक्षिप्त विवरण कहलाता है वो भुगतान संतुलन होता है। तो अब वो भुगतान संतुलन कभी अनुकूल भी हो सकता है, कभी प्रतिकूल भी हो सकता है। हिंदी में पढ़ते हैं आप। अनुकूल यानी बिल्कुल सही तरीके से जो उद्योग धंधे चल रहे हैं, और प्रतिकूल यानी जो आपातकालीन जो स्थिति आ जाती है वो प्रतिकूल कहलाती है। तो राजकोषीय जो असंतुलन यानी भुगतान असंतुलन जो है वो अर्थव्यवस्था की दोषपूर्ण संरचना तथा भुगतान संतुलन के संकट की स्थितियों को सुधारने के लिए भारत सरकार ने जो नई आर्थिक नीतियां लागू की, उसके तहत जुलाई 1991 में आर्थिक सुधार लागू किए थे। यानी बहुत ज़्यादा सुधार की ज़रूरत हो गई थी। क्यों? क्योंकि हम घाटे में आ रहे थे, राजकीय अनुशासन नहीं था, भुगतान संतुलन बिगड़ता जा रहा था, विदेशी मुद्रा का भंडार जो है वो कम होता जा रहा था, है ना, हमारे देश की अर्थव्यवस्था जो है वो बिगड़ती जा रही थी। ऐसे में सुधार करना बहुत ज़रूरी हो गया था। एक छोटा क्वेश्चन बनता है, ये सुधार भारत सरकार ने कब शुरू किया? जुलाई 1991 में। कब किया बच्चों? जुलाई 1991 में। तो आगे हम पढ़ते हैं कि वाकई में ये थे क्या। तो 1991 में भारत सरकार ने 2 अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से वित्तीय सहायता की मांग की, क्योंकि अब हमें ज़रूरत थी ऋण की, वित्तीय सहायता यानी ऋण की ज़रूरत थी। तो वो 2 संस्थाएं कौन सी थी? ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन बन रहे हैं, आप बिल्कुल ध्यान से पढ़ें। पहला है विश्व बैंक और दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। पहला है विश्व बैंक और दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ये दोनों की स्थापना, एक छोटा सा आपके ये भी टॉपिक है, इन दोनों की स्थापना कैसे हुई? 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ था, उस समझौते के द्वारा विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना हुई थी। ये भी छोटा क्वेश्चन बनता है और इसके बारे में एक क्वेश्चन बना हुआ है, पहले आया हुआ है कि ब्रेटन वुड्स जननी की 2 जुड़वा संतानें कौन सी हैं? विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, है ना। जैसे हम मुहावरे पढ़ते हैं ना हिंदी में, वैसे ही ये क्वेश्चन पूछा गया था। यानी कभी कभी सीधे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, थोड़े से घुमाकर पूछे जाते हैं। तो ब्रेटन वुड्स जननी की 2 जुड़वा संतानें कौन सी हैं? तो विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो यहाँ पर भारत सरकार ने विश्व बैंक से ऋण लिया था। ऋण कैसे लेते हैं बच्चों? शर्तों के साथ लेते हैं ना। हम किसी से अगर उधार ले रहे हैं तो उसकी शर्त भी माननी होती है। तो यहाँ पर भारत सरकार को भी कुछ शर्त माननी पड़ी, तो उसके लिए कुछ उपाय अपनाने पड़े। आर्थिक सुधारों के अंतर्गत दीर्घकालिक उपायों में भारत सरकार ने जुलाई 1991 में निम्न आर्थिक सुधार किए। जो 3 पॉइंट हैं आपके इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, जिसे हम अगले वीडियो में अच्छे से पढ़ेंगे। उदारीकरण, दूसरा है निजीकरण और तीसरा है वैश्वीकरण। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण कब से लागू होते हैं? जुलाई 1991 से। ठीक है ना बच्चों, ये है आर्थिक सुधार इम्पोर्टेंट। लेकिन इससे पहले जो हमने छोटे छोटे जो पॉइंट पढ़े हैं अभी तक, वो सारे बच्चों इसलिए पढ़े हैं क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है ना। ये वीडियो आप 2-3 बार देखना, फिर अपनी बुक पढ़ना और उसके बाद अपने नोट्स लिखना, तो आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, खूब पढ़ो और खूब